Hi guys, welcome to Computer Shastra. I'm Ankit Sharma. Today I'm going to study you C programming from basic to advanced. This is my first video, so this is your first lecture. Let's start it. Introduction to C. मतलब C होता क्या है? C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए किसी भी एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। प्रोग्राम करने का मतलब उसमें जो प्रोग्राम्स रन करते हैं जैसे कि कोई गेम्स हुआ या बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कनेक्ट करते हैं, गेम्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, तो उन सभी को बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मार्केट में, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, रूबी है। तो हम धीरे धीरे सारे लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। वहीं हम सी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज़ होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड्स को समझता है, दैट मीन्स 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस को समझता है। तो किसी भी एक ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल है बाइनरी कोड्स में किसी भी बात को समझाना, क्योंकि वो बहुत सारे परम्यूटेशंस करने पड़ेंगे उसमें, इसीलिए उन कोड्स को हम मशीन कोड्स भी कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम अपने इंग्लिश में या अपने अपने लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और कंपाइलर्स के हेल्प से जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड में चेंज करते हैं, मशीन कोड में चेंज करते हैं और कंप्यूटर को समझाते हैं कि हम उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन मोटिव यही होता है कि हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझाना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं उनके लैंग्वेज में। तो अब सी के बारे में कुछ उसके फीचर्स को जानते हैं। सी एक मिड लेवल लैंग्वेज है। मिड लेवल कहने का मतलब है कि ये कुछ एक्सेसेस हमें देते हैं, कुछ फैसिलिटी देती है, जिसे जिस फैसिलिटी के अंडर हम यूज़ करके बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। उन फैसिलिटीज़ में कि डायरेक्ट एक्सेस देते हैं मेमोरी के लोकेशन का। सी 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो डायरेक्ट एक्सेस देते हैं मेमोरी के लोकेशन का पॉइंटर के थ्रू। ये बिट, जैसे कि मैंने बोला कि ये बाइट्स में वर्क करते हैं, हमारे जितने भी कंप्यूटर वो बाइट्स में वर्क करते हैं। तो सी लैंग्वेज हमें फैसिलिटी ये भी देता है कि हम उसके बाइट्स को मैनिपुलेट कर सकें बिटवाइस ऑपरेटर के थ्रू। बहुत सारे बिटवाइस ऑपरेटर आगे हम पढ़ेंगे, एंड और ज़ोर, ये सब। सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग करने का मतलब है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा टास्क करना है हमें, तो अगर उस टास्क को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दें और उस छोटे सेगमेंट्स को इंडिविजुअली वर्क करें, तो वो टास्क ज़्यादा बड़ा होता नहीं और बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क होता है। तो सी भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में बांट देते हैं और उन पे वर्क करके इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। C C has wide variety of built-in functions and standard libraries and header files are provided. C में बहुत तरह के फंक्शंस प्री डिफाइंड प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे किसी भी एक प्रोग्रामर को इजी होता है कोई भी प्रोग्राम को लिखना और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर देना। ये बहुत सारे फंक्शंस और लाइब्रेरी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सी पॉपुलर क्यों है? सी आज भी बहुत पुराना होने के बावजूद पॉपुलर होने का कारण है कि सी सबसे आसानी से, सबसे जल्दी हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, इसलिए आज भी ड्राइवर्स है सो सी में ही बनते हैं। अभी भी गेम्स बनते हैं, बहुत सारे एडिटर्स बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट लैंग्वेज है। ये तो हो गया सी का इंट्रोडक्शन। चलिए हम अब अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने एक्सकोड को इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक आईडी है। आईडी करने का मतलब है कि ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम जिस लैंग्वेज का आईडी हम डालते हैं उस लैंग्वेज को राइट कर सकते हैं। उस वो एक एडिटर प्रोवाइड करता है, डिबगर प्रोवाइड करता है और एक कंपाइलर साथ प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और वो
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये मैं मैकओएस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने एक्सकोड को डाला है जो कि एप्पल खुद प्रोवाइड करती है। आप अगर विंडोज़ यूज़र हो तो आप कोड ब्लॉक डाल सकते हो या डेव सी प्लस प्लस डाल सकते हो, ये दोनों एडिटर बेस्ट एडिटर है। आप अगर चाहो तो इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सी प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, ये प्रोग्राम है सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और ये कौन सा प्रोग्राम है, तो ये एक कंसोल प्रोग्राम है। कंसोल करने का मतलब है कि किसी भी कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है और कीबोर्ड होता है, नॉट माउस इंक्लूडेड, दिस टू थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड कंसोल। ये कंसोल, जैसे कि मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, बिल्ड सक्सेस हो गया, यहाँ पे रन करता था, ये यहाँ पे एक कंसोल है। इसे जब मैं बड़ा करूँगा, सी, तो ये कंसोल है। कंसोल करने का मतलब एक ब्लैंक स्क्रीन होती है जो कि हमारे दिए हुए कमांड को प्रिंट करती है, और वो हमारे कीबोर्ड और डिस्प्ले से कनेक्टेड होते हैं, तो कंसोल होते हैं। अभी के लिए इसे बंद करते हैं। अब समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ हर एक कोड का मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं डबल स्लैश दिए हुए हैं। डबल स्लैश दिया हुआ है, ये ग्रे हुआ है, ग्रे हो गया है। तो ये सी प्रोग्रामिंग में ये डबल स्लैश का मतलब होता है कमेंट। कमेंट करने का मतलब है कि हम कमेंट कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के साथ क्या करने जा रहे हैं या किस चीज़ का प्रोग्राम है। हर जगह अब मैं किस तरह से प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो मेरे दूसरे कलीग को समझ में आने के लिए मैं कमेंट दूंगा कि हाँ, ये यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ पे वो करने जा रहा हूँ। मैं कमेंट नहीं दूंगा। अगर मैं कमेंट नहीं दूंगा तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ इस कोड के साथ। इसलिए कमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्रोग्राम में। कमेंट कैसे देते हैं, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हमें दो स्लैश देते हैं, उसके बाद जो भी उस लाइन में हम टाइप करेंगे वो एक कमेंट की तरह ट्रीट होगा। और जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर जब रीड करने आएगा तो ये कमेंट को वो रीड नहीं करेगा, कमेंट को स्किप कर देगा। तो कमेंट के अंदर हम जो भी लिखे उससे कंपाइलर को कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे कोडर को, दूसरे प्रोग्रामर को समझ में आने के लिए हम कमेंट देते हैं। तो चलिए हम अपना पहला लाइन कमेंट को छोड़ कर जो पहला हमारा कोड का लाइन है, हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट में, इसे हम समझते हैं ये क्या है। चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हैश का काम होता है कि हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। वो बताता है हमारे कंपाइलर को कि जो स्टैंडर्ड io.h फाइल है वो कहाँ पे है। तो हमारे प्रोसेसर को हेल्प करता है स्टैंडर्ड stdio.h हेडर फाइल के लाइब्रेरी को खोजने में। बताता है कि हाँ, यहाँ जाकर तुम खोजो, इस डायरेक्टरी में खोजो। तो जो हमने सोर्स कोड लिखा होता है, प्री प्रोसेसर उस सोर्स कोड को स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से कनेक्ट करके एक्सटेंडेड सोर्स कोड बनाता है। ये एक्सटेंडेड सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है कंपाइलर को। कंपाइलर का काम होता है कि ये जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में लिखा ना, इंक्लूड स्टैंडर्ड नेम जो भी, उससे कन्वर्ट करे मशीन कोड में और वो कंप्यूटर को समझाए। यही हमारा कंपाइलर का काम होता है। एक्चुअली हम कंपाइलर को एक ट्रांसलेटर की तरह भी समझ सकते हैं, जो कि हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, हमारे अपने लैंग्वेज में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में चेंज करता है। ये काम करते हैं। प्रीस प्रोसेसर का काम होता है जो हमने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड करने का मतलब ये जो लिखा इंट मेन, ये जो टोटल लिखा printf हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 क्या है, ये मैं अभी समझा रहा हूँ। ये है हमारा सोर्स कोड। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये जो हमारा इतना सोर्स कोड है इसे इंक्लूड करता है हमारे लाइब्रेरी से। अब लाइब्रेरी क्या है, तो लाइब्रेरी और हेडर फाइल से, लाइब्रेरी और हेडर फाइल में के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। बस ये आप समझो कि
ये जो सोर्स कोड है इसे इंक्लूड करता है हेडर फाइल के साथ, लिंक करता है प्रीप्रोसेसर का ये वर्क होता है। और एक्सटेंडेड सोर्स कोड वो जनरेट करता है। एक्सटेंडेड सोर्स कोड फिर कंपाइलर को देता है, कंपाइलर उसे चेंज करता है मशीन कोड में। अगर कोई एरर नहीं है तो हमें आउटपुट दिख जाएगा। तो ये हमारा प्रीप्रोसेसर का वर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसे आप अच्छी से समझे कि प्रीप्रोसेसर करता क्या है। प्रीप्रोसेसर क्या करता है, तो हमारे दिए हुए सोर्स कोड को हेडर फाइल के लाइब्रेरी से कनेक्ट करता है, खोजकर हमारे प्रोसेसर को कमांड देता है कि आप इस लोकेशन पे जाओ, इस हेडर फाइल को सर्च करो और सोर्स कोड से मिलाओ और एक्सटेंडेड सोर्स कोड बनाओ। फिर एक्सटेंडेड सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलर से लिंक होता है, कंपाइलर से उसको कंपाइल करता है और चेंज करता है मशीन कोड में। अगर आपका पूरा कोड सही है तो मशीन कोड से आपको आउटपुट देगा जो आउटपुट देना है। ये हमारा फर्स्ट लाइन का फर्स्ट जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश, इसका मतलब हुआ। यहाँ जैसे लिखा ही हुआ है कि इंक्लूड, मतलब कि इंक्लूड करो। हैश मतलब प्री प्रोसेसर, तुम इंक्लूड करो इस हेडर फाइल को। इसे ऐसे समझे, प्री प्रोसेसर कह रहा है कि तुम इंक्लूड करो इस हेडर फाइल को। बहुत सारे हेडर फाइल सी में होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी stdio.h हमने लिखा है, string.h होते हैं, math.h होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे समझेंगे। बस इसका मतलब आप ये समझें कि प्री प्रोसेसर बोल रहा है कि आप इंक्लूड करो stdio.h हेडर फाइल को। अब stdio.h ये क्या है, तो ये एक हेडर फाइल है। .h है, सो एक्सटेंसन है, हेडर फाइल एक्सटेंसन है। एक्सटेंसन क्या होता है, तो आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि एक्सटेंसन क्या होता है। एक्सटेंसन हमारे कंप्यूटर के हर एक फाइल में होते हैं, चाहे वो फ़ोटो हो तो .jpg होते हैं, या कोई वीडियो हो तो .mp4, .mkv। ये सब उस फाइल के पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो यहाँ पे .h जो है, .h एक्सटेंशन जो है, ये इसकी पहचान है कि ये एक हेडर फाइल है। stdio डॉट के बाद जो .h लिखा हुआ है, ये .h ये बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि stdio एक हेडर फाइल है। अब ये जो हेडर फाइल है ये होता क्या है, तो ये इट कंटेन्स डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप्स। आगे हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप होता क्या है। आप बस इतना जान लो कि ये एक कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन होता है डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप्स का। किसका कलेक्शन होता है, डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप्स का। भी आप ध्यान रखें कि ये एक कलेक्शन होता है डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप्स का। सिंपली आप समझे कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस प्रीलोड लिखे हुए होते हैं कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। अब किसी बच्चे को खाना पता ही नहीं है कि चावल को खाया जाता है या फेंका जाता है, तो वो खाएगा कैसे। उसी तरह ये बताता है, इनकी इस हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि चावल खाने की चीज़ है, फेंकने की चीज़ नहीं है। तो सी को समझ आता है इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद, अगर इस हेडर फाइल में लिखा हुआ कि चावल खाया जाता है, तो ये सी प्रोग्राम पूरे फाइल को बताएगा चावल कहीं दिखा हुआ तो चावल को खाया जाता है। वो जो बात बताया गया है कि चावल खाया जाता है, उसी को डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप कहते हैं। आगे चलकर हम समझेंगे ये क्या होता है। तो इसे आप बस अभी ध्यान रखें कि इसके अंदर कुछ कुछ बातें लिखी हुई है प्री डिफाइंड, जिसे यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब ये देखें, पहले तो हम बता दिए कि हम कौन सा हेडर फाइल को इंक्लूड करने जा रहे हैं और किस तरह से हमारा प्रोग्राम को हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है। अब बात आती है इतने कोड पे। यहाँ लिखा हुआ है इंट मेन, क्या, इंट, int इंट, main मेन, फिर पैरेंथेसिस। इसे आप स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो या जो भी बोलते हो, लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं।
इस पैरेंथेसिस में कुछ लिखा हुआ है, इंट argc const स्पेस कैर char कैर स्पेस एस्टेरिस्क स्पेस argv बिग ब्रैकेट क्लोज्ड पैरेंथेसिस फिर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट योर कोड एक कमेंट की तरह, फिर printf पैरेंथेसिस डबल कोट में हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश n। एक्चुअली हम ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। फिर सेमी कॉलम, फिर रिटर्न 0 सेमी कॉलम, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये है क्या, एक्चुअली एक फंक्शन है, ये टोटल एक फंक्शन है। ये एक कौन सा फंक्शन है, एक मेन का फंक्शन है। तो एक फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन जिस तरह से रियल लाइफ में फंक्शन का मतलब होता है, उसी तरह यहाँ भी मतलब होता है। फंक्शन क्या है कि कोई काम करना। तो ये इसके ये हमें ये कंपाइलर को बताता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा क्या काम है। तो कंपाइलर वो काम करता है। तो किसी भी सी प्रोग्राम में कोई फंक्शन हो ना हो, एक फंक्शन ज़रूर होता है जो कि नाम होता है उस फंक्शन का मेन। आप इसे बदल नहीं सकते। ये इसका ग्रामर है, ग्रामर की तरह जान लो कि आप इसे बदल नहीं सकते। एक मेन फंक्शन पक्का होगा ही तो होगा। तो अब हम इसका सिंटैक्स जानते हैं। सिंटैक्स कहने का मतलब कि हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, यहाँ स्पेस होगा, सॉरी स्पेस देना मैं भूल गया। सबसे पहले एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप करने का मतलब कि ये जो फंक्शन है वो जब एंड होगा तो कुछ न कुछ एक वैल्यू देगा। तो वो क्या वैल्यू देगा। फिर एक नाम होता है फंक्शन का। फिर एक पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का टाइप पहले लिखाते हैं, फिर स्पेस, फिर नेम ऑफ द पैरामीटर। फिर पैरामीटर अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। फिर उसी तरह लिखते हैं पैरामीटर टाइप स्पेस नेम ऑफ द पैरामीटर। अगर और भी पैरामीटर है तो कॉमा देंगे, फिर पैरामीटर टाइप लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, नेम ऑफ द पैरामीटर लिखेंगे। तो आप ये सिंटैक्स को लिख लो, थोड़ा इस पर गौर करो। इस सिंटैक्स से इसे मैच करो। इसमें ये क्या है, जैसे कि इससे इस सिंटैक्स में पहला बात क्या है कि रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। पहला स्पेस से पहले क्या है, इंट। इंट कहने का मतलब इंटीजर, ये हमारा रिटर्न टाइप है। उसके बाद स्पेस दिए नेम ऑफ द फंक्शन, तो स्पेस दिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेन। मेन है सो नेम ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है। अब हम क्या किए, पैरेंथेसिस दिए। पैरेंथेसिस के अंदर पहला क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर टाइप। पैरामीटर टाइप, तो पैरामीटर टाइप क्या है, यहाँ पे इंट है। फिर स्पेस दिए, और नेम ऑफ द पैरामीटर को। फिर पैरामीटर कोई भी चीज़ है तो उसको कुछ नाम देंगे तभी तो उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हर एक चीज़ को हम यहाँ पे कुछ नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पिंक कलर से जो आपको दिख रहे हैं, जो वर्ड दिख रहे हैं, वो सब स्टैंडर्ड IO.h में प्री डिफाइंड, जो मैंने बताया ना कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, जैसे चावल का एग्जांपल जैसे बताया। तो ये सभी चीज़ें प्री डिफाइंड है स्टैंडर्ड IO.h में। इसका मतलब क्या है, ये प्रिंटफ का मतलब, रिटर्न का मतलब, प्री डिफाइंड के इन सब के साथ हमको करना क्या है। तो इसके बारे में हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ये है क्या। तो ये आपको समझ में है ना कि पहले पैरामीटर टाइप होता है, फिर पैरामीटर का नेम होता है, फिर कॉमा से सेपरेट करते हैं पैरामीटर टाइप, पैरामीटर नेम, इससे कॉमा से सेपरेट करते रहते हैं। एक बात मैं भी बता देता हूँ, ज़्यादा आप गौर मत करो, ये आपकी, आप चाहो तो इसे ओमिट भी कर सकते हो। ये कमांड लाइन का कमांड होता है। आप चाहो तो ओमिट भी कर सकते हो, ना चाहो तो ओमिट नहीं कर सकते हो। मैं ओमिट ही कर देता हूँ, ज़्यादा आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल इस तरह से लिखो कि इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू करो। इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होकर, इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होकर इसके अंदर जो भी बातें हम लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं उसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है वही मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो भी लिखे हैं वो एक स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट क्या होता है बताता हूँ। ये एक बॉडी है, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट से शुरू होकर लास्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं ये एक बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, बॉडी। फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस टू लास्ट कर्ली ब्रेसेस, इसे हम बॉडी कहते हैं।
अब बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स वो सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सेंटेंस होंगे जो कि एंड होंगे सेमी कॉलम से। किससे? सेमी कॉलम से। तो हम एक कमेंट की तरह मैं यहाँ लिखता हूँ, स्टेटमेंट्स आर दोस विच एंड्स विथ सेमी कॉलम। इसे हम हमेशा आप याद रखें, एक क्वेश्चन की तरह भी है कि ये स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो स्टेटमेंट वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एंड होते हैं सेमी कॉलम से। तो हमारा फंक्शन के अंदर चले हैं, जिसके यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और इसे हम बॉडी कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम बॉडी कहते हैं। चलिए, तो बॉडी में हमने लिखा printf, और ये क्या है printf, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा printf का मतलब क्या होता है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्टैंडर्ड io.h में, जिसका काम होता है इसके अंदर लिखे हुए सेंटेंस को कंसोल पे आउटपुट दिखाना। ये कैसे वो करता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कमांड दिया है एक स्टेटमेंट के थ्रू कि प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, और /n का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में जाना। ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। मैं अभी यहाँ पे /n हटा देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे गया और फिर हमने रिटर्न ज़ीरो लिखा। रिटर्न ज़ीरो, ज़ीरो क्या है? एक इंटीजर है। तो मैंने रिटर्न किया ज़ीरो। क्यों? जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप लिखे तो ये फंक्शन के बारे में लिखे हैं। तो फंक्शन जब एंड होगा तो इस रिटर्न टाइप के ये जो रिटर्न टाइप होगा वही चीज़ रिटर्न भी करेगा। तो ये सब चीज़ें हम आगे फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने इस तरह यहाँ बता दिया। आप इतना समझ लो कि ये आप लिखोगे तो भी आपको कोड रन करेगा, नहीं लिखोगे फिर भी एक कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ पे ज़ीरो ही होगा अगर आपने इंट दिया है। लिखना एक अच्छी आदत है, लिखोगे तो अच्छी बात है लिखना, रिटर्न ज़ीरो। तो ये हमारा एक पहला हेलो वर्ल्ड सोर्स कोड हमने लिख दिया। अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो ये एक सोर्स कोड है। जिस तरह से मैंने आपको प्री प्रोसेसर का बताया था, ये हमारा सोर्स कोड है। अभी जो मैंने बताया वो हमारा सोर्स कोड है। अब जब मैं ये कमेंट हटा देता हूँ तो ये मेरा एक्सटेंडेड सोर्स कोड है। जब ये मैं बिल्ड करूँगा तो ये मेरा एक्सटेंडेड सोर्स कोड हो जाएगा। ये मेरा एक्सटेंडेड सोर्स कोड हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने, अगर आप एक्सकोड यूज़र हैं तो कमांड आर करोगे तो बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड सक्सेस हो गया, मतलब कि इसमें कोई एरर नहीं है। तो मैं यहाँ से ऊपर किया, अब ये आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा मेरे कोड का क्या आउटपुट हुआ। देखिए ये है, ये जो है हेलो वर्ल्ड ओपन हो गया। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंडेड विथ एग्जिट कोड 0। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक भूल जाओगे क्या है। बस आप समझो कि मुझे प्रिंट करना था अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, मैंने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। कैसे कैसे प्रिंट किया? मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया printf का और प्रिंट किया। क्या है printf यह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं एक बार आपको शुरू से लास्ट तक एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ये क्या है? हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कि बताता है कि इस यहाँ पे जो करली एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है हेडर फाइल, इस हेडर फाइल को आप इंक्लूड करो। इंक्लूड करके जो यहाँ प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव के अलावा जो भी सोर्स कोड लिखा हुआ है उसे एक्सटेंडेड सोर्स कोड में चेंज करो। प्रोसेसर को बोलता है। कंप्यूटर में वर्क कौन करता है? प्रोसेसर ही करता है। बाकी सब कम्युनिकेट करना, हर एक पार्ट से कम्युनिकेट करना, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना, सारे काम प्रोसेसर करता है। ये सब चीज़ों पे भी मैं वीडियो अगर बनाऊँगा कि किस तरह से प्रोग्राम और प्रोसेसर और रैम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। आप इतना समझ लो कि प्रोसेसर, जैसे कि हमेशा से हम जानते हैं प्रोसेसर एक पावर हाउस है। पावर हाउस से कहने का मतलब कि वही सब काम करता है। तो प्रोसेसर को बताता है कि आप स्टैंडर्ड io.h को इंक्लूड करो और इस सोर्स कोड को एक्सटेंडेड सोर्स कोड में चेंज करो। एक्सटेंडेड सोर्स कोड में चेंज करके आप कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड में चेंज करो। मशीन कोड हमें आउटपुट देगा। तो इसके बाद हम आते हैं अपना फंक्शन बनाते हैं। हर एक सी प्रोग्राम में कंपलसरी है कि एक मेन फंक्शन होगा और मेन फंक्शन ही एक्सिक्यूट होगा। बाकी फंक्शन एक्सिक्यूट होते हैं लेकिन कॉल करके।
एक्सिक्यूट हमेशा मेन फंक्शन ही होता है, रैम में हमेशा फर्स्ट प्लेस मेन फंक्शन को दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं बोलना तो बहुत को शायद मत समझ में आए, वो आगे चल के धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नॉट। बस आप समझो कि एक फंक्शन है, फंक्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, इंट इज द रिटर्न टाइप, मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, it is a parenthesis. If you want to include parameters, then we can include parameters. First we write parameter type, then we write parameter name, just as this, parameter type, then parameter name, then close the parenthesis। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जो स्टार्ट करेंगे और लास्ट कर्ली ब्रेसेस होगा उनके बीच में जो भी होगा उन्हें हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम फंक्शन कहेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन कहेंगे। और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। स्टेटमेंट्स क्या होंगे? जो कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस होंगे, फंक्शंस होंगे, जो भी होंगे, जो कि एंड होंगे सेमी कॉलम से। कोई भी स्टेटमेंट एंड होता है सेमी कॉलम से। बस हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया, हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्रिंटफ का। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगी मेरी बातें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम अपने नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।